हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पॉलिटिकल साइंस जिन लोगों का सब्जेक्ट है उनके लिए तो बहुत कंपलसरी है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया को अच्छे से स्टडी करना। क्योंकि देखो, आपने सब थिंकर्स वगैरह पढ़े होंगे, लेकिन हमें पॉलिटिक्स इन इंडिया को भी अच्छे से समझना है। तो इस टॉपिक में हम स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया का ओरिजिन कैसे हुआ था, पॉलिटिक्स स्टेट्स में कैसे स्टार्ट की गई थी, ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत डेप्थ में समझेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो 1950 से लेके 1960 के अराउंड ही रहेगा। तो इस सीरीज़ में हम सीक्वेंस में चलेंगे, जैसे एक स्टोरी की तरह आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी में समझ आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो स्टेट पॉलिटिक्स क्या होती है? स्टेट पॉलिटिक्स क्या होती है? देखो, हमारी इंडिया में तब जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशंस हुआ था 1956 में, आप सभी बच्चों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तब क्या किया गया था, स्टेट्स को रखा गया था 4 कैटेगरीज में, ए बी सी एंड डी स्टेट्स में। ओके, तो जब हमारी इंडिया में हम कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करते हैं, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होती है 1956 में। और फर्स्ट टाइम हम हर एक स्टेट को, इवन इंडियन यूनियन को एज्यूम्ड करती है फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़ फर्स्ट टाइम। तो उसकी रीऑर्गेनाइजेशन इन 1956 में होती है। उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पे क्या था, स्टेट्स को 4 कैटेगरीज में रखा गया था, ए बी सी एंड डी कैटेगरीज में, ठीक है। बट क्या होता है कि हमें स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है। स्टेट्स को, हर एक स्टेट को स्टेटहुड मिलता है, यूनियन टेरिटरीज बनती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम समझेंगे जो जब हम स्टेटहुड देते हैं, रीऑर्गेनाइजेशंस होती है स्टेट की, देन उसके बाद उसमें जो स्टेट पॉलिटिक्स रहती है, वो पॉलिटिक्स जो स्टेट्स में हर एक पार्टी क्या करती है, चलाती है, क्या क्या प्रोपोगंडास होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो हम स्टेट पॉलिटिक्स में समझेंगे। और हम इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया को एक फील्ड में क्यों लाया गया, एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट क्यों बनाया गया, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी पॉलिटिकल साइंटिस्ट को, उनको ऐसी क्या नीड लगी कि उनको इंडिया की स्टेट पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट आया, क्यों आया, क्या कारण थे, क्या रीजंस थे, क्या क्या चीज़ें थी, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको जहाँ पे भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये बात हम स्टार्ट करेंगे 1950 से लेके 60 के बीच में, ठीक है। इस बीच जो भी दौर हमारी पॉलिटिक्स में रहा, हमारी डिफरेंट स्टेट्स में जो चीज़ें रही, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारी स्टेट किन किन डेवलपमेंट से गुजरी, क्या क्या इश्यूज फेस किए, सोशल, ठीक है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तो हम सब उनको समझेंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों को बिना समझे आप स्टेट पॉलिटिक्स इंडिया तो समझ ही नहीं सकते, ठीक है। तो 1960 पॉलिटिकल साइंटिस्ट felt the need to study state politics as a specialized subject। क्यों, ऐसा क्या हो गया कि उनको क्या करना पड़ा, देखना पड़ा, ऐसा क्या हैपन हुआ होगा, क्या ऐसा हुआ होगा हमारी स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया में कि साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उनको लगा कि नहीं, अब स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया को भी हम क्या बनाएंगे, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट बनाएंगे। और इसका क्रेडिट किसको ज़्यादा है, हम वो भी चीज़ अच्छे से देखेंगे। द डिस्क्वाइटिंग डेवलपमेंट, ये जो डिस्क्वाइटिंग डेवलपमेंट थी, कब के टाइम की हम बात कर रहे हैं, 1950s एंड 60s। डिस्क्वाइटिंग डेवलपमेंट, अशांत डेवलपमेंट, लोगों के लिए वो कैसी डेवलपमेंट थी, उनको बेचैन करने वाली। और स्टेट्स की ही बात करेंगे, क्योंकि जो स्टेट पॉलिटिक्स है वो लोगों के द्वारा ही चलाई जाती है। तो उनके लिए ये क्या था, ये डिस्क्वाइटिंग डेवलपमेंट्स थी। कब, जो 1950 और 60 में हुई थी, ठीक है, जो जो डेवलपमेंट्स हुई थी। और सेवरल स्टेट्स प्रॉम्प्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ देम, और बहुत सारी स्टेट्स जो थी, ठीक है, वो क्या करना चाहती थी, स्टडी करना चाहती थी स्टेट पॉलिटिक्स इन डिफरेंट स्टेट्स में। यही मेन कारण था
उसके साथ क्या होता है, 2 सेमिनार्स होते हैं, ठीक है। और ये जो सेमिनार्स थे, इनका क्रेडिट जो है वो हम देखेंगे किनको जाता है। ये जो 2 सेमिनार्स थे ये यूएसए में हुए थे इन 1961, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। ये जो 2 सेमिनार्स थे, फर्स्ट जो हुआ था वो शिकागो में हुआ था, देन 1964 में कहाँ पे होता है, मैसाचुसेट्स द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये जो था ये किसके इनिशिएटिव के साथ होता है, विद द इनिशिएटिव ऑफ मायरॉन वाइनर, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, ये जो अटेम्प्ट था स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये जो पर्सपेक्टिव थे ये 2 सेमिनार्स में क्या किए गए थे, हेल्ड किए गए। तो जो सबसे पहला जो था वो 1961 में शिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में किया गया था, और दूसरा 1964 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वहाँ पे किया गया था, ठीक है। स्कॉलर्स जो थे वो क्या करना चाहते थे, वो स्टडी करना चाहते थे, किसको स्टडी करना चाहते थे, स्टेट पॉलिटिक्स। देखो, द स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन, जो इंडियन यूनियन स्टेट्स थी, मैंने आपको बताया था, तो उन्होंने क्या किया था, रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी, और रीऑर्गेनाइजेशन के बाद उनको क्या लगा, पॉलिटिकल साइंटिस्ट को, कि हमें स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया पे भी क्या करना चाहिए, उनको उसको एक स्पेशल सब्जेक्ट का क्रेडिट मिलना चाहिए। ये जो पेपर था, क्या पेपर्स, जो 2 सेमिनार्स हुए थे शिकागो यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पे पेपर्स प्रेजेंटेड किए जाते हैं सेमिनार में 1964 में, जिसको पब्लिश किया जाता है फर्स्ट बुक। आपकी जो फर्स्ट बुक होती है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया 1968, ठीक है। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया जो 1968 में आती है, फर्स्ट बुक आपकी क्या है, स्टेट पॉलिटिक्स। और स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया 1968 में आती है, जिसको एडिट कौन करेंगे, आपके प्रोफेसर मायरॉन वाइनर। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनका रोल हमारी स्टेट पॉलिटिक्स में बहुत ही प्रोमिनेंट है। और इस सेमिनार में क्या रहता है, इन द सिमिलर वेन, ठीक है। सिमिलर वेन क्या होता है, इकबाल नारायण आते हैं जो एडिट करते हैं बुक, कौन सी बुक को, इकबाल नारायण किस बुक को एडिट करते हैं, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया 1976 में करते हैं वो आके, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। देखो, जब स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया की स्टडी होती है, एक स्पेशल सब्जेक्ट बनता है हमारी स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में बहुत डिफरेंट आइडियोलॉजीज आ जाती हैं, और डेलिड मूवमेंट्स होती हैं, नॉर्थ में अलग से होती है, साउथ में अलग से होती है। बट प्रोफेसर मायरॉन वाइनर क्या करते हैं, वो कौन सी स्टेट्स का स्टेट पॉलिटिक्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, वो हमारी नॉर्थ को करेंगे। देन उसके साथ ही इस सीरीज़ में हम साउथ की भी स्टेट पॉलिटिक्स देखेंगे। तो हमारी जो शुरुआत है वो किन के साथ होगी, नॉर्थ के साथ, नॉर्थ पॉलिटिक्स के साथ, ठीक है। प्रोफेसर मायरॉन जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उन्होंने क्या किया था, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया की क्या रखी थी, नींव रखी थी, ठीक है, नींव रखी थी। और उसके साथ ही इकबाल नारायण जो एडिट करते हैं स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया को, उसमें चीज़ों को ऐड करते हैं। और उसके साथ विच वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट, ये पहला अटेम्प्ट माना जाता है हमारी पॉलिटिक्स ऑफ ऑल स्टेट दैट एग्जिस्टेड एट दैट टाइम इन इंडिया, इंक्लूडिंग असम एंड जम्मू एंड कश्मीर। हम नॉर्थ स्टेट्स की बात कर रहे हैं, विच वॉज चेंज्ड। अब सबको पता है जम्मू कश्मीर जो है वो क्या बन गया है, यूनियन टेरिटरी। और कब बना था, विच वॉज चेंज्ड ऑन अगस्त 5, 2019 इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। उसके साथ क्या होता है, अब देखो आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक अभी हम बिगनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए वाइनर बुक जो थी, जब हमने बिगनिंग में पढ़ा कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने क्या किया, उनको नीड अराइज हुई स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया को क्या करने की, एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट बनाने में, ठीक है। अब वाइनर बुक जो थी उसने क्या किया था, याद रखो यहाँ पे हम नॉर्थ स्टेट्स की बात कर रहे हैं। वाइनर बुक डिड नॉट कवर ऑल स्टेट्स, उन्होंने सब स्टेट की स्टेट पॉलिटिक्स को अपनी बुक में नहीं लिखा था, नहीं मेंशन किया था, ठीक है।
अब क्या होता है, स्टेट पॉलिटिक्स जो होती है वो अंडरगॉन सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स क्या होती है, डायनामिक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो जो जो नई नई सरकार आती है, क्या क्या वो करते हैं, वो सब स्टेट पॉलिटिक्स में आता है, ठीक है। नई नई सरकार के आने पे क्या होता है, नए नए इनिशिएटिव स्टार्ट होते हैं गवर्नमेंट के, नई नई पॉलिसी स्टार्ट होती हैं, उनके साथ ही जो इन्फ्लुएंस लोगों पे पड़ता है, पॉजिटिव पड़े नेगेटिव पड़े, उसके रेपरकशंस में लोग बहुत सारे प्रोटेस्ट करते हैं, और वो प्रोटेस्ट जो होते हैं वो बाद में एक मूवमेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं डायनामिक पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखो सिग्निफिकेंट चेंजेस तो आए थे नो डाउट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, और इसमें क्या रहता है, इट हैज़ एमर्ज्ड। देखो इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद जो कांग्रेस सिस्टम हम पढ़ेंगे वो कैसा एमर्ज्ड होगा, पेरिफेरी ऑफ द नेशनल पॉलिटिक्स टू द स्टेट सेंट्रल स्टेज इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। देखो आप लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, तो पेरिफेरी जो वर्ड है, आपको पेरिफेरी के बारे में आपने पढ़ा होगा, डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो हमारी जो कांग्रेस थी वो सेंटर में थी और पावरफुल थी, ठीक है। स्टेट पॉलिटिक्स में सेंटर की क्या थी, डोमिनेंसी थी, और सेंटर में कौन था, कौन था सेंटर में बताइए। सेंटर में जो थे हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट को उस टाइम कौन चला रहे थे, हमारे फर्स्ट पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बने रहिए मेरे साथ। अब हम आगे मूव करेंगे, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इवेंट्स हैं, जिनको आपको समझना है, हर हाल में समझना है, अगर स्टेट पॉलिटिक्स पे अच्छी कमांड बनानी है, ठीक है। अब स्टेट पॉलिटिक्स की बात करेंगे, हम स्टेट पॉलिटिक्स स्टार्ट करेंगे 1950 से लेके 60 जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब देखो सिंस 1990 तक क्या होता है, स्टेट्स जो थी वो क्या थी, पार्टनर थी कॉलिजन गवर्नमेंट एट द सेंटर एज वेल एज इन द स्टेट। अब कॉलिजन गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है, कॉलिजन गवर्नमेंट क्या होती है, जहाँ पे बहुत सारी पार्टीज मिलके क्या बनाती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं, पावर में आती हैं, ठीक है। तो जो कॉलिजन गवर्नमेंट थी, स्टेट्स थी, उसका पार्ट थी, नो डाउट सबको पता, 1990 तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, और बहुत सारे ओकेजन्स पे जो स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज, लीडर्स एंड गवर्नमेंट वो क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, द नेशनल लेवल पॉलिटिकल एजेंडा प्रोपोगंडा वो इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर सेंटर में जो गवर्नमेंट होगी, सबसे ज़्यादा दबदबा पॉलिटिकल में किसका होगा, स्टेट पॉलिटिक्स में किसका होगा, उन्हीं का होगा। जैसे मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जांपल इज़ ए वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की गवर्नमेंट जो है, ममता बनर्जी क्या हैं, वो कौन सी गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं बताइए, नेशनल गवर्नमेंट को करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट को करती हैं, स्टेट, क्योंकि वेस्ट बंगाल में उनका क्या है, उनका इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल एजेंडाज में भी और पॉलिसीज में भी, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह जैसे दिल्ली है आपकी यूनियन टेरिटरी, वहाँ के जो आपके सीएम हैं, उन्होंने एजुकेशन पे कितनी सारी अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ लाई हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम, इवन गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत बहुत बेटर वे में बनाए गए हैं बच्चों के लिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये क्या रहता है, ये इन्फ्लुएंस रहता है पॉलिटिकल, उनका एजेंडा क्या है, उनकी पॉलिसीज़ क्या है, ठीक है। अर्लियर क्या माना जाता है, सबसे पहले देखो, अगर आप यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट की बात करोगे, वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिवाइड करके दिए गए हैं। यूनियन लिस्ट में यूनियन लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ बनाएगी, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लॉ बनाएंगे, ठीक है। और रेजिडरी पावर जो होती है वो किसके पास रहती है, यूनियन गवर्नमेंट के पास। उसी तरह सेकेंडरी पोजीशन मानी जाती थी, कहाँ पे, अर्लियर की बात कर रही हूँ, ये हम आज की पॉलिटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम पॉलिटिक्स की जब बिगनिंग हुई थी हम तब की बात कर रहे हैं। अर्लियर क्या था, जो स्टेट पॉलिटिक्स थी, ठीक है, स्टेट पॉलिटिक्स वो क्या पोजीशन थी उसकी नेशनल पॉलिटिक्स में, ये सेकंड पोजीशन थी इन रिलेशन टू द सेंटर। अगर हम सेंटर के साथ रिलेशन करें इन इंडियाज़ पॉलिटिक्स, ठीक है, अगर हम इंडिया में सेंटर की पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो स्टेट क्या थी, वो सेकेंडरी थी, ठीक है। फर्स्ट कौन था, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। बट आफ्टर द पब्लिकेशन
किसकी पब्लिकेशन? द बुक एडिटेड बाय इकबाल नारायण। इकबाल नारायण ने अपनी बुक एडिट की थी, कब की थी? 1976 में। क्यों? क्योंकि 1967 में क्या हुआ था? कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ था। कांग्रेस का डिक्लाइन क्यों हुआ था? इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम वही डिस्कस करेंगे जो आपकी स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया का बेस बनेगी। ठीक है, देखो ये जो एस्पेक्ट्स थी यही सफिशिएंट नहीं थी स्टेट के सेकेंडरी होने के, और ये जो एस्पेक्ट्स थी स्टेट को सेकेंडरी पोजीशन मिली थी इन रिलेशन टू द सेंटर इन इंडियाज पॉलिटिक्स। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने पावर को क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है, और हमारे यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वहाँ पे ये रहता है कि सेंटर और स्टेट जो है वो अपने अपने स्फीयर में ऑटोनॉमस हैं। बट हमने तब क्या देखा था? यहाँ पे हमने क्या देखा है कि स्टेट को इन्फीरियर रोल मिला है। कैसे मिला है? क्यों मिला है? क्योंकि सेंटर में आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट है। ठीक है, तो वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और ये इसी के साथ जो इन्फीरियर रूल्स था स्टेट का, इससे स्टेट डिससेटिस्फाइड थी। स्टेट्स को ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं वो डोमिनेट हैं। ठीक है, डोमिनेट हैं, और बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारी जैसे ग्रुप्स थे वो सामने आए। सबसे पहले ये जो एस्पेक्ट्स थी, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट ग्रुप सामने आए, डैलिट्स आए, ओबीसीज आए एंड अदर्स आए। आपको पता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे B.R. अम्बेडकर के बारे में सबको पता है, वो डैलिट की तरफ से थे। उन्होंने डैलिट्स के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस हैं ओबीसी के लिए, एसटी एससीज के लिए। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये यही रिप्रेजेंट करती हैं कि डैलिट्स, ओबीसीज एंड अदर जो स्टेट लेवल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, सोशल मूवमेंट, इलेक्शंस एट्सेट्रा, ये क्या बनते हैं? ये एस्पेक्ट्स बनते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये कहीं ना कहीं खुद को इन्फीरियर फील करते हैं, डोमिनेट फील करते हैं। ठीक है, तो यही आगे चल के क्या करेंगे? हमारी स्टेट पॉलिटिक्स का तख्ता पलट करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि ये क्या करेंगे? ये अपने डे टू डे मूवमेंट से कांग्रेस को क्या करेंगे? कांग्रेस को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? कांग्रेस के वीक पॉइंट पे हिट करेंगे। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद देखिए 1950s और 60s की बात अभी चल रही है। ड्यूरिंग नेहरूवियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, सबने नेहरू के बारे में पढ़ा है, बहुत साइंटिफिक थे, सेकुलर थे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो उनका मॉडल क्या था? डेवलपमेंट का था। ठीक है, और उसके साथ उनका जो मॉडल डेवलपमेंट का था, अपोजिशन पार्टी तो कोई थी नहीं था, है ना। तो अपोजिशन जो पार्टी थी नहीं, क्यों नहीं थी? क्योंकि सिंगल पार्टी डोमिनेंसी ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट था पॉलिटिक्स इन इंडिया में। ठीक है, ये क्या सिग्निफिकेंट था? क्योंकि इनका जो डेवलपमेंट मॉडल था, नेहरू मॉडल, उसने क्या क्या डेवलपमेंट किए, उससे किन किन लोगों को उनकी सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुंची, चाहे वो लीडर हों, चाहे वो डैलिड मूवमेंट्स वाले हों, चाहे वो एससीज हों, एसटीज हो, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, उनको क्यों सामने आना पड़ा, उनको क्यों प्रोटेस्ट करने पड़े, प्रोपोगंडास करने पड़े, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि सिंगल पार्टी सिस्टम जो होता है वो कहाँ पे होता है? वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में होता है। बट हमारी इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था। तो सिंगल पार्टी डोमिनेंसी ऑफ द कांग्रेस जो थी वो क्या थी? वो स्टेट पॉलिटिक्स को नहीं डाइजेस्ट थी। क्यों नहीं थी डाइजेस्ट? क्योंकि उनके प्रोपोगंडास जो थे वो क्या थे? अच्छे नहीं थे। ठीक है, तो स्टेट पॉलिटिक्स वॉज मेनली ए रेप्लिका ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स। अब स्टेट पॉलिटिका क्या है? स्टेट पॉलिटिक्स जो है वो नेशनल पॉलिटिक्स है। स्टेट पॉलिटिक्स जो है वो हम एक स्टेट की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, इसको हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे? नेशनल पॉलिटिक्स के साथ। क्योंकि स्टेट कौन होती है? गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट पॉलिटिक्स को हम नेशनल पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो डेवलपमेंट थी इन्होंने चैलेंज किया, ये जो डेवलपमेंट थी इन्होंने चैलेंज किया डोमिनेंट पैटर्न ऑफ पॉलिटिक्स को और डोमिनेंट पोजीशन ऑफ कांग्रेस एंड सेकेंडरी पोजीशन ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए स्टेट पॉलिटिक्स को सेकेंडरी माना जा रहा है और डोमिनेंट पोजीशन कांग्रेस की बताई जा रही है। क्योंकि कांग्रेस कहाँ पे है? कांग्रेस सेंटर में है, कांग्रेस बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो कांग्रेस कोई भी सेंटर में बैठ के लॉ बनाएगा और स्टेट्स क्या बनेंगी? उनके हाथों की पपेट बनेगी। जो वो बोलेंगे वैसे ही लॉज, वैसे ही एजेंडाज,
वैसे ही पॉलिसीज चलाई जाएगी। और इन्हीं चीज़ों के अगेंस्ट आने के लिए स्टेट पॉलिटिक्स का ओरिजिन प्रोफेसर इकबाल नारायण ने किया था, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट बनाया था स्टेट पॉलिटिक्स को, ठीक है। देन उसके साथ विद इन ए फ्यू ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंसी, देखो थोड़े ही टाइम के बाद, थोड़े ही सालों के बाद क्या होता है, जब हमें आज़ादी मिल जाती है, ठीक है, तो हमें आज़ादी मिलती है तो उसके बाद बड़े सारे मूवमेंट्स स्टार्ट होते हैं, ठीक है, बड़े सारे मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। इंडिपेंडेंसी के बाद नागा एंड मिज़ो इंसर्जेंसी स्टार्टेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो आज तक भी इश्यूज वो चल रहे हैं, ठीक है। उसके साथ ही प्लेबिसाइड फ्रंट मूवमेंट स्टार्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में प्लेबिसाइड फ्रंट मूवमेंट स्टार्ट होता है। और क्या होता है वहाँ पे, कश्मीर का जो इशू है, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे हमारा कश्मीर इशू लेके उस टाइम की जो उन्होंने गलती की थी वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी और हमें हमारी होल पॉलिटिक्स में मिलेगी। इवन आज भी वो एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। प्लेबिसाइड फ्रंट मूवमेंट स्टार्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर, जो आज क्या है, अगर किसी को नहीं पता है तो मैंने मेंशन किया है, विच एग्जिस्टेड स्टेट अंटिल, कब तक स्टेट थी जम्मू कश्मीर, अगस्त 5, 2019। और वहाँ पे क्या होता है, उसके साथ अब नॉर्थ की हम बात कर रहे थे, नॉर्थ के साथ मायरॉन इकबाल नारायण ने अपनी पॉलिटिक्स, मायरॉन वायनर ने स्टार्ट की थी स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो डिमांड थी, जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 में होता है, ठीक है, उसके साथ ही रीऑर्गेनाइजेशंस के बाद भी बहुत सारी ऐसी स्टेट्स होती हैं जिनमें आपसी कन्फ्लिक्ट होता है कि नहीं, ये जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है ये वाला पार्ट हमारा था, वो हमारी लैंग्वेज बोलते हैं। तो बहुत सारे एक पर्सनल इश्यूज नहीं कहेंगे, एक लैंग्वेज इश्यूज रहेंगे, कल्चरल इश्यूज रहेंगे जो देखने को मिलेंगे, जहाँ पे डिमांड आएगी फिर से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट वाज रेज्ड इन साउथ इंडिया। अब हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे थे, अब हम साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। इवन दीज पार्टीज, देखो यही इशू नहीं था, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ने भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंस दिखाई है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल था पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का। जिसने क्या किया जिसने जिसने स्टेट पॉलिटिक्स को ओरिजिन दिया, उसका ओरिजिन हुआ, ठीक है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देखो, कांग्रेस जो थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, उनकी आइडियोलॉजी अलग थी। उसके बाद जो रीजनल पार्टीज आएंगी, हम उनकी आइडियोलॉजीज अलग देखेंगे, जो क्या करेंगी, कंट्रीब्यूट करेंगी हमारी स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया में, ठीक है। और उसी के साथ हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की बात करते हैं। इवन जो पार्टीज थी विद डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, परसुएशन फ्रॉम दैट ऑफ कांग्रेस प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। इन्होंने भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्या रोल प्ले किया है, अगर हम सोशलिस्ट पार्टी की बात करें, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए सोशलिस्ट पार्टी के जो लीडर्स थे वो कौन थे इंडिया में, ठीक है। द सोशलिस्ट एंड द लेफ्ट टुगेदर इन बिहार। देखो सोशलिस्ट पार्टी थी, जब हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे लेफ्ट राइट विंग क्या थे, ठीक है। तो अब तक के लिए आप एक एज ए स्टोरी की तरह इसको याद रखिए। द सोशलिस्ट एंड द लेफ्ट टुगेदर, सोशलिस्ट पार्टी और लेफ्ट, लेफ्ट में कौन था, कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस पार्टी, ये आप मुझे बताइए, ठीक है। मैंने आपको हिंट दे दी है। वो सारे कोलैब करते हैं, टुगेदर एक साथ आते हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, केरला में एंड वेस्ट बंगाल में, ठीक है। जनसंघ, जनसंघ क्या है, आज ये इस पार्टी का क्या नाम है ये भी मुझे बताइए। जनसंघ कहाँ पे थी, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में। अकाली दल पंजाब में थी। इन्होंने क्या किया, लोगों को मोबिलाइज किया, उनको क्या किया, उनका थोड़ा ब्रेन सेटअप किया, उनको बताया, गाइड किया कि, क्योंकि कुछ लोग इतने ज़्यादा मतलब अनएजुकेटेड थे कि उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता था ना, उनको ये भी नहीं पता था हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, ठीक है। उनको अपने राइट को प्रैक्टिकली यूज़ करना भी नहीं आता था। और ये चीज़ें उनको किसने सिखाई, ये किसने सिखाई, ये जो हमारी आइडियोलॉजीज आएंगी, लोगों को मोबिलाइज करेंगी, उनको इश्यूज बताएंगी, आपको क्या इश्यूज हैं अगेंस्ट द कांग्रेस, क्योंकि ये लोग इतने पढ़े लिखे थे, इतने इलाइट थे, इसीलिए ये क्या करेंगे, लोगों को मोबिलाइज करेंगे, उनके राइट्स के बारे में अवेयर करेंगे। और उनके राइट्स जब अवेयर होंगे, बहुत सारी मूवमेंट्स होंगी, और यही मूवमेंट्स हमारी स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया का पार्ट बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो
ये जो दलित मूवमेंट थी इसको कौन चला रहा था? लीड बाय आरपीआई, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया इन महाराष्ट्र। मैं सब स्टेट्स की जो इश्यूज थे, पार्टीज, आइडियोलॉजी डिफरेंसेस देख रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो हम पार्टीज का देखेंगे। ठीक है, आरपीआई इन महाराष्ट्र, यूपी, और दलित पैंथर इन द महाराष्ट्र में थी। अब देखो, काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट किसने चलाया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट जो था वो जनसंघ ने चलाया था, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ठीक है, इन्होंने चलाया था काउ प्रोटेक्शन, क्योंकि काउ हमारे धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार हमारे लिए क्या है? बहुत सेक्रेंट है। ठीक है, हमारा रिलीजियस बिलीव है काउ में। तो काउ स्लॉटर जो है वो डीपीएसपी के अंडर भी है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, पार्ट 4। ठीक है, एंड देयर एफिलिएट्स इन नॉर्थ इंडिया। अब देखो, सोशलिस्ट मूवमेंट जो थी वो किसके लिए थी? सोशलिस्ट मूवमेंट क्या बोलते थे? फॉर द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड अपोजिशन टू द। अब ये अपोजिशन किसका करना चाहते थे? देखो, तमिल में जो लोग थे उनको हिंदी बोलना नहीं आती थी। ठीक है, तमिल में जो लोग थे उनको हिंदी बोलना नहीं आती थी, और हिंदी लैंग्वेज जो थी, वो अपोजिशन जो थी वो क्या चाहती थी कि ये जो इम्पोजिशन है हिंदी लैंग्वेज की तमिलनाडु में, उसको क्या किया जाए? रोका जाए। ठीक है, ये हम साउथ पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। अब दलित मूवमेंट जो महाराष्ट्र में हुई, ठीक है, काउ स्लॉटर के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, ये सब चीज़ों क्या थी? ये स्टेट पॉलिटिक्स का ही पार्ट थी। ठीक है, ये कुछ अलग नहीं था। ठीक है, ये स्टेट पॉलिटिक्स ही हम पढ़ रहे हैं, क्या क्या इश्यूज थे। स्टेट पॉलिटिक्स एक अलग से सब्जेक्ट बन के क्यों आया, ये बात आप याद रखिए। अब देखो, ये जो डेकेड हम पढ़ रहे थे 1950, एक बहुत बहुत फेमस थिंकर हैं जिन्होंने इसको क्या बोला था? सेल्जिंग हैरिसन टू कॉल द 1950 एज द मोस्ट डेंजरस डेकेड। इसको मोस्ट डेंजरस माना जाता है। क्यों? ये जो डेकेड था इसने कहीं ना कहीं कांग्रेस सिस्टम की जड़ों को हिलाया था। कैसे हिलाया था? बहुत सारी मूवमेंट से, जो हमने पहले डिस्कस की। ठीक है, अब देखो, फैक्शन लीडर्स क्या हैं? कांग्रेस का डिक्लाइन होने का जो मेन कारण था वो फैक्शन लीडर्स थे। और फैक्शन लीडर्स कौन थे? और फैक्शन वर्ड ही क्या है? फैक्शन लीडर वो होते हैं जो उसी पार्टी में से किसी अलग ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, बट पार्टी को कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि ये तो पॉलिटिक्स है, यहाँ पे प्रोपोगंडास चलते रहते हैं। ठीक है, फैक्शन क्या होता है? स्प्लिट होना, किसी ग्रुप से अलग होना या किसी नए ग्रुप में ऐड हो जाना। अब कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे लीडर्स थे जो फैक्शन लीडर्स थे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था? फैक्शन लीडर्स विद इन द कांग्रेस वर नॉट बिहाइंड इन क्रिएटिंग देयर रिस्पेक्टिव सोशल बेसिस। ठीक है, वो बिहाइंड क्या कर रहे थे? अपने रिस्पेक्टिव सोशल बेस को, की नींव को क्या कर रहे थे? स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। चरण सिंह कहाँ से थे? चरण सिंह कांग्रेस गवर्नमेंट में ही थे। और ये जो फैक्शन फाइट है, स्प्लिट होना, कांग्रेस एंड अदर, Charan Singh and the other Congress leader had resulted in the split of Congress in उत्तर प्रदेश। कांग्रेस का स्प्लिट होता है उत्तर प्रदेश में, और इमरजेंसी आती है ऑफ ए वेरी पावरफुल रीजनल गवर्नमेंट आ जाती है, रूलर आती है। ठीक है, रूलर फोर्स इन द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। हम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की बात कर रहे हैं। चरण सिंह एक बेस्ट और फर्स्ट एग्जाम्पल है फैक्शन पॉलिटिक्स की। कहाँ पे? कांग्रेस सिस्टम में, क्योंकि ये कांग्रेस के बीच में ही रह के क्या बनते हैं? फैक्शन लीडर्स बन जाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं कांग्रेस को वीक करने में। ठीक है, कांग्रेस का डिक्लाइन होने में। तो आपको यहाँ तक क्लियर है? ये जो पैटर्न था जो हम देख रहे थे, फैक्शन लीडर्स, दिस पैटर्न जो है ये फाउंड किया जाता है, मिलता है। कहाँ पे मिलता है? देखो, जब कोई, जैसे मतलब बहुत बहुत फेमस हमारे रामायण का एक, मतलब एक स्लोगन है, मैं आपको बताऊंगा, घर का बेदी लंका ढाए। ठीक है, ये रावण जो था, उसका जो भाई था विभीषण, उसके लिए बोला गया था घर का बेदी लंका ढाए। तो यही चरण सिंह जो थे, घर का बेदी लंका ढाए, इन्होंने किसको ढाया? कांग्रेस को। ठीक है, सारा सारा क्रेडिट इनको नहीं जाता। हम ऊपर सारी पार्टीज को डिस्कस करके आए हैं। रीजनल गवर्नमेंट स्टार्ट हो चुकी थी, रीजनलिज्म स्टार्ट होगा, ये भी चीज़ें हमने देखी। ठीक है, बहुत सारी आइडियोलॉजी डिफरेंसेस देखे। अब देखो, दिस पैटर्न ये जो मिला कहाँ पे? डिफीट ऑफ कांग्रेस इन सेवरल स्टेट्स।
अब ये जो आइडियोलॉजीज लोगों को मोबिलाइज किया सोशलिस्ट पार्टी ने, इससे क्या हुआ, इससे बहुत सारी स्टेट्स में जनरल इलेक्शन में कांग्रेस का क्या हो जाता है, खात्मा हो जाता है, डिफीट हो जाती है, कांग्रेस हार जाती है। इन 1967 में जनरल इलेक्शन होती है इन 1967 में, जहाँ पे क्या होता है, हमारी कांग्रेस जो है, उस टाइम जो कांग्रेस थी, जो नेहरू की गवर्नमेंट थी, उसका डिक्लाइन होगा। उसके डिक्लाइन के साथ ही स्टेट पॉलिटिक्स में कौन जन्म लेगा, हमारी कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्मेशन स्टार्ट होगी इन 1969 में। पहले हमने कोलिजन गवर्नमेंट की बात की थी, उसकी फॉर्मेशन नहीं बताई थी, उसका बर्थ नहीं बताया था, उसका ओरिजिन नहीं बताया था। यहाँ पे 1967 के बाद फॉर्मेशन ऑफ द कोलिजन गवर्नमेंट इन 1969 ही माना जाता है, और इसने एक नया ट्रेंड लाया कहाँ पे, पॉलिटिक्स इन द स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। अब इसी के साथ ही हम आने वाली सीरीज में राइज ऑफ रीजनल फोर्सेस एंड डिक्लाइन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, देखो डिक्लाइन कांग्रेस सिस्टम का नो डाउट 1967 में स्टार्ट हो गया, बट मैंने आपको ऊपर समझाया सेवरल स्टेट्स, मैंने ये नहीं बोला होल स्टेट्स, तो हम बाकी स्टेट्स को भी देखेंगे। अब इसके डिक्लाइन के साथ साथ क्या होता है, कांग्रेस के डिक्लाइन के साथ, कांग्रेस सिस्टम के डिक्लाइन के साथ राइज ऑफ इंदिरा गांधी। अब आपके अगले लेक्चर में इंदिरा गांधी आएंगे, ठीक है, उनको हम गूंगी गुड़िया भी बोलेंगे। तो इंदिरा गांधी का क्या रोल है स्टेट पॉलिटिक्स में, उन्होंने हमारी स्टेट पॉलिटिक्स को किस दिशा में लेके जाएंगे, ठीक है, तो वो चीज़ पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया का इंट्रोडक्शन मान लीजिए, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मान लीजिए, बिगनिंग मान लीजिए, आपको अच्छे से समझ आया है। अगर कहीं पे आपको कमी लगती है तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।